हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं जहां का सिलेबस एनसीईआरटी है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, रेने देकार्ते क्या कौन से गणितज्ञ थे, क्या उन्होंने दिया था, कार्तिक तल क्या होता है, अक्ष क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आप सभी को मैं लेकर चलता हूं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जितना सारा बेसिक है उस सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को मैं लेकर चलता हूं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहां पे हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करने इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें दिया है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। और निर्देशांक ज्यामिति को जानने से पहले हम समझते हैं कि रेने देकार्ते ये कौन थे, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, ये एक गणितज्ञ है जिनका नाम है रेने देकार्ते, जिनका जन्म हुआ था 1596 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1650 में। ठीक है, क्या है कि कुछ लोग प्रातः काल में इनके बारे में कुछ लिखा गया एनसीईआरटी में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि कुछ लोग प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद करते हैं। यही आदत 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते, यानी कि जो गणितज्ञ थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, की थी। वो क्या करते थे, सुबह बिस्तर पे ज़्यादा देर तक लेटना पसंद करते थे, परंतु वह आलसी व्यक्ति नहीं था। वह यह समझता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति था। ये सोचता था कि जैसे बिस्तर पे सोए सोए, आलसी नहीं था लेकिन सोया रहता था बिस्तर पे, और इसका मानना ये था कि बिस्तर पे सोए सोए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक चिंतन कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं। एक दिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहा था, उसने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के संबंध में समस्या का हल ढूंढ निकाला। यानी कि जब वो बिस्तर पर क्या था, लेटा हुआ था, तो उसको याद आया कि मान लीजिए आप अपने कमरे में अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि आपके कमरे में कोई लैंप है, तो उस लैंप की स्थिति आप कैसे बता सकते हैं, इसका इसने क्या किया, हल ढूंढ निकाला। यानी कि अगर किसी भी कमरे में एक तल में, यानी कि एक ही सरफेस पे कोई वस्तु रखी है, तो उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि वो वस्तु कहाँ है। तो इसका वो क्या कर लिया, उसने हल ढूंढ निकाला। जैसा कि आप देखेंगे, उसकी विधि अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही एक विकसित रूप थी। एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को देकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति, यानी कि कार्टेजेंसी सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि उसी के जो गणितज्ञ था, उसी के सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, इसको कार्तीय पद्धति बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और कुछ जितने सारे उदाहरण हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए कोई ये टेबल है, ये जो फिगर 1 दिख रहा है, ये क्या है, एक टेबल है। इस टेबल में एक बिंदु कोई है, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं, ए मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, या कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। आप अगर मैं पूछूं कि ये कहाँ है, इसकी स्थिति के बारे में बताइए, तो इसके लिए आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से, इस दूसरे फिगर में देखिए, आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो ये वाली जो दीवार है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर जाइए, सीधे रेखा में जाइए, और जो ये वाली दीवार है, इस दीवार से आप क्या करिए, 9 सेंटीमीटर जाइए, तो वो जो वस्तु है उसका वो वस्तु आ जाएगा। ठीक है, यही तो कहेंगे कि अगर इसको कहेंगे तो या तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि इधर इस वाली दीवार से, अगर इस वाली दीवार को लें तो इस वाली दीवार से चले जाइए, कुछ मान लीजिए x जो भी हो, x मीटर या x सेंटीमीटर, इतनी दूरी चले जाइए, और फिर इस वाले दीवार से नीचे चले जाइए, इतना जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए y है, चाहे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि ये दूरी कितनी है। तो जो भी दूरी है इस हिसाब से बता सकते हैं कि इसकी दूरी इसकी स्थिति क्या होगी। आपको समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप कोई वस्तु, तब कैसे बताएंगे, तब बताएंगे कि यहाँ से भाई देखो जाना, और यहाँ से तुम इतना दूरी
क्या होना, दाएं मुड़ जाना। फिर इस वाले दीवार से क्या करना, तुम सीधे आगे बढ़ते जाना और 9 सेंटीमीटर चले जाना, तो फिर तुम क्या करोगे, इस वस्तु तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि 2 रेफरेंसेस की जरूरत है। मान लीजिए मैं बोलूं कि ये ए क्या है, ये जो ए है ये कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे कि कहाँ है, उत्तर है, पूर्व है। मान लीजिए आप बोलेंगे कि पूरब में है, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो मेरे पश्चिम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो क्या हो गया, पश्चिम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बी के सापेक्ष, अगर यहाँ कोई बी वस्तु है तो बी के सापेक्ष क्या है, तो आप बोलेंगे कि बी से पश्चिम दिशा में है। क्या बोलेंगे, बी से पश्चिम दिशा में चले जाइए, कितना, इस दूरी को नाप लीजिए। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो आप बोलेंगे कि 2 सेंटीमीटर बी से पश्चिम में चले जाओगे तो तुम ए तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि 2 बिंदुओं की जरूरत होगी किसी भी वस्तु का निर्धारण करने के लिए, मतलब स्थिति का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक कार्तिक तल बना है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्तिक तल। कार्तिक तल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग संख्या मतलब वो क्या बोलते हैं, संख्या रेखा पढ़े थे अब पिछले क्लासों में, चाहे पे हम या फिर हम जानते भी हैं कि संख्या रेखा होती है जिसपे इधर वाली जो संख्या होती है उसमें प्लस वाली संख्या होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ जहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इधर जो संख्या होती है वो माइनस में होती है। अब देखिए, जब हम किसी भी कहीं से भी जब हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, आप बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि भाई उन्नत करो, विकास करो, यानी कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, प्लस में। तो ऊपर अगर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे जाएंगे यानी कि तुम नीचे जा रहे हो यार, मतलब कोई बोलता है कि तुम नीचे जा रहे हो, प्रोग्रेस सही नहीं हो रहा है, नीचे जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो माइनस में जा रहा है, घाटा में जा रहा है, तो क्या है, माइनस में। यानी कि अगर दाएं जाएंगे तो प्लस में, बाएं जाएंगे तो माइनस में, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे जाएंगे तो माइनस में। अब इसको, इसका कुछ नाम रखा गया है, इसको जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग अगर नाम रखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज प्लेन, मतलब तल। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इनका कुछ नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, यानी कि इसको हमने नाम रखा है एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये हो गया ऋणात्मक एक्स अक्ष, यानी कि ये एक्स अक्ष ही है। ये 2 ही अक्ष होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, वाई और एक्स। तो ये धनात्मक है और ये धनात्मक वाई अक्ष, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष, और ये धनात्मक मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्तिक तल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि क्षैतिज रेखा को, क्या लिखा है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। अभी मैंने बोला कि इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, तो इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, वाई अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, एक चतुर्थांश है, तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश है। क्या है, ये वाई एक्सिस है यानी कि वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि इसको नाम दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लिखा है कि एक्स का जो निर्देशांक को, जो एक्स का निर्देशांक है उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, भुज भी कहा जाता है, यानी कि भुज कहते हैं। और जो वाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। 2 नाम हमको याद रखना है, एक तो भुज और एक कोटि। कोटि का मतलब वाई का मान, और एक्स का मतलब भुज, भुज का मतलब एक्स का मान, और कोटि का मतलब वाई का मान। अगर मैं बोलूँ कि एक ये तरीका होता है, आप लोग यहाँ समझ लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किसी भी बिंदु का हम क्या करते हैं, निर्देशांक लिखते हैं। तो निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का जब निर्देशांक लिखते हैं तो उसका निर्देशांक होता है भुज, भुज और कामा कोटि, भुज कामा कोटि। तो भुज का मतलब मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, और कोटि का मतलब होता है वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा हूँ, जिसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। मैं बोलूँ कि जो पी है, आप पी का निर्देशांक बता दीजिए। इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ओ, इसको ओ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे 0 रहता है। तो ये जो बिंदु है, इसका अगर हम निर्देशांक लिखें तो होता है 0,0, और इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या इसको बोलेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल जो बता रहा था, जैसे मान लीजिए पी है, पी का निर्देशांक क्या करेंगे, तो मैंने बोला था कि निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है, पहले भुज, उसके बाद से कोटि। अब भुज क्या होता है,
एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी और कोटि का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। तो एक्स एक्सिस पे कितना गए हैं तो हम लोग देखेंगे ये वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं तो यहाँ पे आए हैं, तो 1 2 3 4, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 4 कामा। अब क्या हम क्या लिखना है कोटि, कोटि का मतलब क्या है वाई अक्ष पे चली गई दूरी, ये है ना कोटि। यहाँ पे वाई निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं और एक्स वाले को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। तो एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। कोटि का मतलब वाई एक्सिस पे, तो ये वाला वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे कितना दूरी गए हैं तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 4 और इस पे वाई की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 4 कामा 3, यानी कि बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 4 कामा 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिंदु लिखा है M, ये है M। अगर हम बोले हैं कि M का निर्देशांक बताइए तो आपको पता है पहले लिखेंगे भुज उसके बाद लिखेंगे कोटि। तो भुज का मतलब x एक्सिस पे कितना गया है, तो यहाँ से मूल बिंदु से x एक्सिस पे चली गई दूरी, तो ये x एक्सिस है कहाँ गया है 1 2 3 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 कामा। y अक्ष पे कितना गया है, क्योंकि कोटि लिखना है, कोटि का मतलब क्या है y अक्ष पे चली गई दूरी, तो ये y अक्ष कितना है ये वाला है, ये वाला, तो इस पे कितना चला है तो आप बोलेंगे तो यही है। अगर यहाँ पे होता तो एक बोल देते -1 चला है, यहाँ पे होता यहाँ पे तो बोल देते +1 चला है, लेकिन अगर कहीं नहीं गया है तो कितना गया है 0 पे ही है, तो क्या हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y पे तो चला ही नहीं है इसी पॉइंट पे ना, अगर ना ऊपर गया है ना नीचे गया है तो क्या हो जाएगा 4 कामा 0। ठीक है, उसी प्रकार से Q है, अगर मैं बोलूँ कि Q का निर्देशांक क्या होता है आप क्या बताएंगे। Q यानी कि पहले हम बोलेंगे कि भुज, भुज का मतलब x एक्स पे कितना, x अक्ष पे कितना चला है, तो x पे कितना चला है तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इसका -6 हो जाएगा, x पे हो गया -6 कामा। फिर मैंने बोला था कोटि, कोटि का मतलब क्या है y अक्ष पे कितना चला है, तो y अक्ष पे कितना चला है भाई, तो y अक्ष ये वाला है, इस पे कितना चला है तो यहाँ से -1 और ये -2, तो ये चला है -2, तो -6 कामा -2, ये क्या हो जाएगा Q का निर्देशांक हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ R का निर्देशांक क्या होगा, R कहाँ है, मैं पूछूँ R कहाँ है तो आप क्या बताएंगे, तो पहले बताएंगे भुज, भुज का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे चली गई दूरी, तो यहाँ से देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये हो जाएगा -6 कामा। और y अक्ष पे, तो y अक्ष पे कितना गया है तो ना इधर गया है ना इधर गया है, जब कोई दूरी चला ही नहीं है तो क्या लिख देंगे उसको 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा R का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूछेगा कि मतलब कोई बिंदु देगा उसको बताएगा कि ये बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जब एक्सरसाइज को हल करेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए कुछ इस प्रश्नावली को मतलब इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, तो इस अध्याय में कुछ उदाहरण दिए हैं, पहले हम उसको उदाहरण को लगाएंगे और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें उदाहरण दिया है कि आकृति 3.1 मतलब 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बोला है पहले इसमें सवाल दिया है कि पहले क्या करना है 3.11 जो आकृति है उसको देखना है, तो आकृति कहाँ है तो आकृति यहाँ पे है, ये वाला है, इसको इसका नाम है 3.11। ठीक है, आकृति का नाम है ये वाले, इस फिगर का नाम है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है, तो पहले इसमें सवाल दिया है कि बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः इतना और इतना है और अतः B का निर्देशांक है। तो बोला है B का भुज और कोटि का मान बताइए। तो बिंदु B कहाँ है, तो इसमें फिगर में देखेंगे पहले, देखिए इस फिगर में B कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ये दिख रहा है, और B में भुज, भुज का मतलब क्या होता है पहले मैं बताया था निर्देशांक लिखने के लिए क्या होता है भुज और कामा कोटि। अभी तुम्हें बताया था कि भुज का मतलब क्या होता है कि जो x अक्ष पर चली गई दूरी, x अक्ष पे जो दूरी चलते हैं उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो y अक्ष पे चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। तो बिंदु B पर पहुंचने के लिए हमें x अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, तो देखिए ये वाला x अक्ष है, कितना चलना पड़ेगा 1 2 3 4, कितना चलना पड़ेगा 4, तो भुज का मान कितना हो जाएगा 4। और कोटि, कोटि का मतलब y अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, तो B तक पहुंचने के लिए ये वाला y अक्ष है ना, तो कितना चलना पड़ेगा y पे, तो 1 2 3, कितना चलना पड़ेगा 3, तो 4 कामा 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि भुज, भुज का मान कितना है, तो भुज का मान हम लोग निकाला था, यहाँ पे देखिए भुज का मान कितना है 4, तो यहाँ पर भुज की जगह क्या लिखेंगे 4। और कोटि, कोटि का मान हमने कितना निकाला था 3, तो कोटि की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पे 3 है, यानी कि बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः 4 और 3 है। अतः B के निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है पहले भुज, निर्देशांक क्या होता है यही तो निर्देशांक है, पहले भुज उसके बाद से कोटि, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कामा 3, 4 और कामा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा दिया है कि बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, अतः m के निर्देशांक लिखिए। तो m कहाँ है, m का भी वही बताना है भुज और कोटि, तो यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा यम। अब मैं बोलूँ यम का क्या है भुज, सबसे पहले भुज होता है, पहले भुज को लिखते हैं यानी कि x का मान लिखते हैं, फिर y का मान यानी कि कोटि।
तो मैं बोलूंगा भुज, भुज का मान कितना है, तो यानी कि एक्स अक्ष पे कितना चला गया है, तो यहाँ से देखिए 0 है, यहाँ से शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 कितना चला है, -3, तो -3 कामा वाई कोटि का मतलब क्या है, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे कितना गया है, तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 गया है, तो -3 कामा 4 क्या हो जाएगा, -3 कामा 4। तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे x का निर्देशांक यानी कि -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और y का कितना है 4 और दोनों का निर्देशांक कितना है, -3 कामा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और कामा 4 और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जिसमें 3 देखेंगे तो लिखा है एल के निर्देशांक लिखिए, तो सेम टू सेम वही करना है, एल का भी और यस का भी, तो दोनों का निकाल लेते हैं। जैसे बिंदु क्या दिख रहा है, एल, तो एल का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले होता है भुज, भुज का मतलब x पे चली गई दूरी, तो x पे कितना चला है, तो यहाँ से 0 शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो जाएगा -5 कामा। अब कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है, पहले लिखते हैं हम लोग भुज कामा कोटि, तो भुज का मान कितना हो गया, -5, कोटि, कोटि का मतलब y अक्ष पे चला गया दूरी, तो ये अक्ष है y अक्ष, इस पे कितना चला गया है, तो -1 -2 -3 -4, ये वाला बिंदु कितना है, -4, तो -5 और -4 इसका हो जाएगा, एल बिंदु का हो जाएगा। इसी प्रकार से एस बिंदु का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो पहले होता है हमारा क्या, कोटि भुज, पहले होता है भुज उसके बाद होता है कोटि, तो भुज का मान कितना है, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना चला है, तो ये यस है ना, यहाँ से तो 1 2 3 चला है, 3 चला है कामा, वो कोटि, कोटि कितना चला है, तो वाई अक्ष पे, तो 0 से शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 -4, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना था, एल का लिखना था, तो एल का क्या आया है, -5 कामा -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और कामा -4, तो -5 और -4, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एस का निकालना है, तो हम लोग एस का निकाल ही लिए हैं, यहाँ पे देखिए 3 कामा -4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे -4 और इन निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 3 कामा -4, 3 कामा -4 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मतलब उदाहरण 2 समझ में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण इसमें 2 देखते हैं, तो दिया है कि आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, यानी कि ये जो फिगर दिया है, ये वाला फिगर, इसमें क्या है, जो जो बिंदु दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया है बिंदु सी दिया है, बिंदु बी दिया है, यहाँ पे ई दिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए दिया है और यहाँ पे डी, इन सब का क्या करना है, हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, पहले भुज और फिर कोटि, तो चलिए पहले सी का निकालते हैं। जब सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो -5 और वाई अक्ष पे, तो देखिए ना यहाँ से ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ऊपर जाता तब तो एक्स में वाई में होता है, जब ऊपर नहीं गया है तो यानी कि ये कहीं नहीं चला, जब चला कुछ नहीं चला है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से अब बी का लिखेंगे, तो बी में क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष पे कहीं गया है ना, इधर गया है ना इधर गया है, 0 पे ही है, इस वाले बिंदु पे ही है, सिर्फ वाई पे, ना इधर गया है ना इधर गया है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कोटि का मान, भुज का मान कितना हो जाएगा, 0, कोटि का मान यानी कि वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे कितना गया है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा बिंदु बी का। इसी प्रकार से क्या है, बिंदु ए का, तो बिंदु ए का जब निकालेंगे तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 और वाई अक्ष पे चली गई दूरी, तो ए जो है ना वाई पे गया है, कहीं गया ही नहीं है, तो वाई का जवाब क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई है, जब ई का निकालेंगे तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो यहाँ से कितना गया, 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 कामा, अब क्या लिखते हैं उसमें, उसके बाद लिखते हैं हम लोग वाई, तो वाई अक्ष पे कहीं गया है ना इधर गया है ना इधर गया है, जब वाई अक्ष पे कहीं नहीं गया है तो क्या लिख देंगे, 0, तो 1 कामा 0। अब इस प्रकार से डी है, डी का लिखेंगे तो क्या होगा, पहले भुज का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो एक्स अक्ष पे ना इधर गया है ना इधर गया है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डी बिंदु को के लिए। और वाई अक्ष पे तो -1 -2 -3 -4, तो क्या हो जाएगा, -4 और यही सब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको किसी भी बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना आ गया होगा, क्योंकि भुज क्या है, कोटि क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, और निर्देशांक क्या होता है कि उस बिंदु में भुज और कोटि को लिख देता हूँ, क्या होता है, निर्देशांक होता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई बिंदु है तो उसका हम लोग स्थिति कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि वो कहाँ है। आप बता सकते हैं कि इतना भुज जाओ और मतलब इतना सेंटीमीटर भुज में जाओ और इतना सेंटीमीटर कोटि में जाओ, तो उस बिंदु तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इस प्रश्नावली में जितने सारे एग्जाम्पल थे, यानी कि 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या किया, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 को शुरू करेंगे और उसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए होंगे उन सभी को क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।